महान चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने कहा था, द इमोशंस आर समटाइम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट आई वर्क विदाउट नोइंग इट। द स्ट्रोक कम्स लाइक ए स्पीच, यानी कि इमोशंस कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मैं अनजाने में ही काम करने लगता हूँ। मेरे ब्रश के स्ट्रोक्स ही मेरी आवाज़ बन जाती है। आज हमारे साथ बनी है मिस शाइनी शर्मा मैम, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं, जो कि ब्रश और कैनवस के ज़रिए लाइफ के बारे में बात करती हैं। ये भी जापान से लौटी हैं, जहाँ पे टोक्यो में इनकी पेंटिंग्स का सोलो एग्जीबिशन लगा था, द जर्नी ऑफ द सोल के नाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, सो मच। आपकी लेटेस्ट एग्जीबिशन द जर्नी ऑफ द सोल के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। बिल्कुल। ये बहुत दिनों से ये पेंटिंग का सीरीज़ चल रहा था और एक्चुअली मेरी पेंटिंग्स ज़्यादातर इसी थीम के इर्द गिर्द घूमती हैं। मुझे जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है ना, उसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है और उसको समझ के आप अपने आप से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। तो मेरा इस थीम पे काम चल रहा था। फिर उसमें से कुछ अराउंड 16 to 18 पीसेस क्यूरेट करके वो हम जापान लेके गए और जापान में तो बहुत बहुत अच्छी तरह, इट वॉज सो वेल रिसीव्ड, उसको लोगों ने बहुत सराहा। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि जो इवन यंग बच्चे या बुज़ुर्ग लोग जो भी आए एग्जीबिशन में, वो उसको देख के उससे कनेक्ट हो पा रहे थे। वो बोल रहे थे ये तो मेरी जर्नी है, ये तो मेरी ही बात है, मेरी सोल की जर्नी है। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था वो। मैम, पेंटर के रूप में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप उनसे शेयर कर सको? मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, शुरुआत तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि आप अपना पहला अक्षर कब लिखते हो आपको याद नहीं होता है। मेरा लिखना शुरू करने से पहले मैं स्केचिंग करने लगी थी और शुरुआत हुई जो एक प्रॉपर तरीके से शुरुआत हुई, तो वो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी उसकी, बल्कि मेरी मदर एक ट्रेन्ड पेंटर थी, जबकि उन्होंने प्रोफेशनली कभी नहीं किया। वो संस्कृत की लेक्चरर थी, बट उनकी फाइल्स रखी हुई थी और मैं उसके उल्टे पेज पे सब कुछ बना डालती थी। जो कुछ उन्होंने ह्यूमन फिगर, जो भी कुछ उन्होंने लाइफ उसके जो है स्केचेस बनाए थे, वो सारा कुछ मैं बनाती रहती थी। और बहुत बचपन से वो बिज़ी रहती थी, तो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं उनकी फ़ाइल पे ही बना रही हूँ। लेकिन ऐसे ही शुरू हुआ और कब मैं बनाने लगी, कब पेंट करने लगी और अपना इंडिपेंडेंट पेंटिंग कब से करने लगी, तो वो तो याद भी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है मैं हमेशा से पेंट कर रही थी। तो मैम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रिगार्डिंग पेंटिंग? यस मैम, रिगार्डिंग पेंटिंग। एक्सपीरियंस मैं ये बोलूँगी कि एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली में 10 भाई बहनों के बीच में भी मैं लोनर तो नहीं हूँ, मैं सबके साथ खूब मिलती हूँ, बातें करती हूँ, बट कभी कभी जो एकाकी अपना टाइम होता है ना, तो मैं अकेले में बहुत टाइम बिताती थी। और तब कुछ ना कुछ, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, जो चीज़ें मिलती थी मैं उनसे कुछ कुछ क्रिएट करती रहती थी। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता था और हर चीज़ में मुझे कुछ आर्ट दिखाई देती थी। घास का तिनका हो, यहाँ तक कि फूल झाड़ू की तीलियाँ हो ना, तो उससे भी वो पिन निकाल के कुछ करके उससे कुछ ना कुछ क्रिएट करती थी। तो मुझे लगता था कि उससे एक मेरा नज़रिया बन गया कि जो भी कुछ है, हर चीज़ में खूबसूरती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। वो मुझे दिख रही है तो मुझे सबको दिखाना है। तो ये अपने आप ही बन गया, इसको कोई मैंने एम नहीं बनाया, बट अपने आप ही ये डेवलप हुआ। ओके मैम, जैसा कि हमने देखा आपकी पेंटिंग लाइफ सोल के बारे में ज़्यादा बताती है, तो इसके पीछे की कोई खास वजह? देखो, जैसा कि मैंने बोला कि एक जॉइंट फैमिली में बड़े होने के नाते मेरे पास बड़े वेरिड एक्सपीरियंसेस हैं। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी रहती थी, तो उनसे मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। मैं सबको परेशान करती थी, सबको बोलती थी कि मुझे कहानियाँ सुनाओ। तो दादी नानी की कहानियाँ जो होती हैं ज़्यादातर माइथोलॉजी पे होती हैं। उन्होंने माइथोलॉजी की बहुत सारी स्टोरीज़ वो सुनाती थी। फिर पेरेंट्स से, बाकी लोगों से, अंकल से, आंट से, सबसे मैं कहानियाँ सुनती रहती थी। तो वो माइथोलॉजी जो थी ना, वो आपको
वो झूठी कहानियाँ नहीं है, वो एक सच्चाई का बहुत बड़ा रूप होती है और उसके ज़रिए आप इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढ पाते हो। वो जो एक बड़ा सच है ना, उसके ज़रिए तो मेरा अब शायद वो क्वेस्ट बन गया है मेरा। एक होती है ना, हर किसी को होती है कि ये क्या हूँ मैं, इस दुनिया में क्या हूँ, क्यों हूँ और मेरा वजूद क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। तो ये चीज़ शायद वही क्वेस्ट बार बार निकल के आता है मेरी पेंटिंग्स में। ये कोई डेलिबरेट एफर्ट नहीं है, ये अपने आप ही शायद वही निकल रहा है। और जहाँ जहाँ मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उसको उन पेंटिंग्स के ज़रिए एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मेरी भी वो धागे जो हैं सुलझते जा रहे हैं, या मैं कहूँ ये तो बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा ताना बाना है, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता जा रहा है कि कुछ कहीं तो कुछ गांठें मैं सुलझा पा रही हूँ। सो बस यही है मेरे लिए, ये मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा सारा वो वजूद ही यही है। मैम आप आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद आप आर्ट के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हैं? देखो, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सेटिस्फैक्शन बहुत जुड़ा हुआ है। और आर्ट, आप कोई भी आर्ट है वो आप कहीं एकाकी किसी कमरे में या किसी एकांत में बैठ के हमेशा नहीं क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस पाने में मुझे लगता है कि ये आर्मी लाइफ ने बहुत योगदान दिया। मैं देश के हर कोने में रह चुकी हूँ और लोगों से जुड़ी, तो शायद वो मेरे एक्सपीरियंस को और भी रिच करते जा रहे हैं, और वही चीज़ें जो है निकल रही हैं। देश विदेश बहुत घूमती हूँ मैं। घूमने का मेरे पैरों में चक्र बंधा हुआ है, तो मैं अकेले भी बहुत निकल जाती हूँ और मोस्टली अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। तो मैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया में गई, यूरोप गई, या अपने देश के बहुत सारे कोनों में जब मैंने ट्रैवल किया, तो ऐसे महसूस हुआ कि हम लोग कितना एक जैसे हैं। किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, वो हमारे सब धागे सब जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग, हमने एक टुकड़े को हम देख रहे हैं तो वो हमें अलग लग रहा है। तो ये आर्मी लाइफ ने मुझे इस चीज़ से बहुत कनेक्ट किया कि हर इंसान, कोई भी प्रांत हो, कोई भी देश हो, हम सब बहुत एक जैसे हैं। सब कुछ ही हमारा कल्चर, हमारा ज़िंदगी को समझने का तरीका, हमारे लिए परिवार जो है, हमारे लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, उन सब के लिए जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हर जगह यूनिवर्सल हैं। वो चीज़ मुझे और हेल्प करती रही। बिज़ी रहना वो अच्छा है, मैं तो मानती हूँ कि एक मुझे बहुत बड़ा मौका मिला इस आर्मी से जुड़ के जगह जगह जो घूमने का, जो देखने का और लोगों को समझने का। यस मैम, जैसे आपने माइथोलॉजी के बारे में बताया, हाँ जी, और आपने संस्कृत भी पढ़ी हुई है, तो हाँ। फिर ये सारी चीज़ें आपके काम के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में, मेंटल पीस में किस तरीके से हेल्प करती है? क्योंकि पेंटिंग तो एक मेंटल पीस आपको अपने आप ही दे देता है। हाँ, तो मैंने जैसा बताया, मैंने ग्रेजुएशन संस्कृत में किया है। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश लिटरेचर में रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कि आप बहुत सारे लिटरेचर्स को जानने का, समझने का, और उसको फर्स्ट हैंड उसको रीड करने का, उसको पढ़ने का। तो उसको फर्स्ट हैंड जब आप पढ़ते हो तो उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है। ट्रांसलेशंस तो हर चीज़ के मौजूद हैं, और संस्कृत को हमने ग्रेजुएशन से ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा है, क्योंकि मेरी मदर जो थी, उनका इंसिस्टेंस था कि खाना खाते समय 1 घंटा, मतलब दोपहर में 1 घंटा हम लोग संस्कृत में ही बातचीत करेंगे। तो शुरू में बचते थे तो कम बोलते थे, लेकिन संस्कृत में बात करते थे। तो इससे क्या हुआ कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से, लैंग्वेज से जो लिटरेचर जुड़ा हुआ है, जो साहित्य है, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट हो गया, और जितना हो सका उतना पढ़ा। जहाँ नहीं समझ में आई, जैसे मृच्छकटिकम पढ़ते समय उसकी संस्कृत बहुत मुश्किल है, कालिदास को पढ़ना फिर भी आसान है,
खूब पढ़ा है कालिदास को, वो तो सिलेबस में भी था, उसके अलावा भी बहुत पढ़ा। लेकिन नृत्यकटिकम पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, तो थोड़ी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन की हेल्प लेते हुए, लेकिन उसी भाषा में पढ़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के साथ है, उसकी अपनी डेप्थ है, अपनी कहानियाँ हैं, और कहानियों का तो मुझे बहुत क्रेज़ है। मैं कहानियाँ ही ढूंढती हूँ, कहानियाँ ही समझती हूँ और कहानियों में अपने आप को देखती हूँ। मैम मल्टीमीडिया आर्ट में आपने काफ़ी क्रिएटिव काम किया है, जी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था या फिर कैनवस आर्ट से आप आगे बढ़ना चाहते थे? देखो, मेरी आर्ट ना बहुत इंट्यूशनल है। मैं बहुत सोच समझ के आर्ट बनाना, वो मेरा कभी इस तरह का काम कर ही नहीं पाई। मैं कोशिश करके भी कभी प्लान्ड इस तरह का काम नहीं कर पाई। बस कभी कभी होता है कि आप कुछ बना रहे होते हो और आप उसकी डेप्थ को उसमें लाने के लिए, या अपने आपको बहुत सारे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, आप उसके बियॉन्ड चले जाते हो। तो मेरे लिए तो कभी कोई रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं। जो मुझे अच्छा लगा, मुझे उसमें एक लकड़ी का पीस अच्छा लगा तो मैंने लकड़ियाँ लगा दी, मुझे मेटल अच्छा लगा तो मैंने मेटल लगा दिया, धागे अच्छे लगे तो धागे लगा दिए। वो मेरा एक्सप्रेशन है। तो उसमें कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो कभी कोई सोच विचार भी नहीं किया। वो बस मैं करती गई और अपने आप वो, उसको नाम कुछ भी दे दो, ट्रेडिशनल बोलो या मल्टीमीडिया बोलो, सब मेरे लिए वो एक्सप्रेशन है मेरा। मैम जब आप पेंटिंग्स नहीं करते तो आप और क्या चीज़ें करना प्रेफर करते हो, मतलब रीडिंग, इन सब से हट के? मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, और एक तरह से बुकवर्म हूँ, खूब पढ़ती हूँ जब मौका मिलता है। इसके अलावा मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। मेरे, वो कहते हैं ना, राजा की जान हीरामन तोते में जैसे रहती थी, तो मेरी जान मेरे पौधों में बसती है। मैं कहीं से भी बाहर से आती हूँ कुछ दिनों बाद, तो सबसे पहले अपने पौधों से मिलके तभी घर में घुसती हूँ कि ये भी मेरे बच्चों जैसे हैं। और अपने प्लांट्स में खुद ही मेंटेन करती हूँ, उनकी ट्रिमिंग, उनको मेंटेन करना। हाँ, ऑफ कोर्स हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं एक एक प्लांट की देखभाल खुद करती हूँ, तो वो भी मेरा एक जीवन है। पौधे, वो गमले में नहीं, हर पौधा, ये जो पेड़, पत्तियाँ, पौधे दिख रहे हैं, सबसे मैं कनेक्ट होती हूँ। तो मेरा नेचर के बीच रहने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो भी एक मेरा बहुत बड़ा पास टाइम है। दिन का कोई भी वक्त हो, मैं उनके साथ थोड़ा समय ज़रूर गुजारती हूँ। मैम जब भी कोई व्यूअर आपकी पेंटिंग के सामने खड़ा हो, तो आप क्या चाहती है कि वो पेंटिंग को देख के क्या फील करे? देखो, पेंटिंग को देख के क्या फील करे, इस बात पे मेरा कोई बस नहीं है। कभी कभी लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल पेंटिंग्स के मामले में अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं इसमें बहुत गहराई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। तो पहली चीज़ मैं उनसे ये कहती हूँ कि पहले तो देखो, ये विजुअल आर्ट है। सबसे पहले तो आप नज़रों से उसको देखिए, आपकी आँखों से उसका संवाद होने दीजिए। आप पहले उससे एक इनिशियल संवाद खुद स्थापित करिए। आप पहले उससे बातचीत करेंगे, आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगी। शायद मैं आपको कहीं थोड़ा सा गाइड करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो देखें, तो अगर वो उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। ये मेरी पेंटिंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अगर उससे व्यूअर कनेक्ट हो पा रहा है, और मेरी मूर्त और अमूर्त के बीच में घूमती हुई पेंटिंग से ज़्यादातर लोग कनेक्ट हो पाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। मुझे ये बात सबसे ज़्यादा यही लगता है कि व्यूअर को अच्छी लगे, वो उसको पसंद आए और उसको समझ पाए। मैम आखिर में कोई ऐसी का एडवाइस जो आप बर्डिंग आर्टिस्ट को देना चाहें? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये कहूँगी कि हर इंडिविजुअल अपने तरह का अनोखा है, और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखिए, किसी प्रेशर में नहीं आना है। आर्टिस्ट जो है वो कभी व्यूअर्स या मार्केट के प्रेशर में नहीं रहता है, तो कभी उस प्रेशर में आना भी नहीं है। आप क्रिएट करते रहिए, आपका धर्म है क्रिएट करना।
यहीं पे थोड़ा सा आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में फ़र्क हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो आपका दिल कह रहा है अपने दिल की हमेशा सुनो, दिल की सुनो और लोगों के साथ शेयर करो, लोगों से कनेक्ट हो। जितना आप कनेक्ट होएंगे उतना आपकी आर्ट भी लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। ऐसी और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज़ नेट में। थैंक यू सो मच।